हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अकेडमिक इंग्लिश यूट्यूब चैनल। हमने HPSC की प्रिपरेशन के लिए जो सीरीज़ स्टार्ट करी है उसमें हमारे चैनल पर जो ग्रामर है, कंप्लीट ग्रामर, वो हम कर चुके हैं। और 2023 में जो मेवात का पेपर हुआ था उसको भी हमने कल सोल्व कर लिया था। आज हम 2024 में जो पेपर हुआ है HPSC PGT हरियाणा का उसको सोल्व करेंगे। हालांकि पेपर की जो डेट थी, कोर्ट की हियरिंग, वो 3 तारीख थी, 3 सितंबर की, लेकिन उसमें फिर से दोबारा डेट दे गई है। इसीलिए डेट तो कंफर्म नहीं है, बट ऑब्वियस है पेपर होगा, अब नहीं तो थोड़ी दिन बाद होगा। तो उसकी प्रिपरेशन के लिए हम अब ये तैयार कर रहे हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम क्वेश्चंस शुरू करते हैं। इसमें ग्रामर ज़्यादा नहीं आई थी, ज़्यादातर लिटरेचर का ही पोर्शन आया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, जोसेफ कॉनराड्स हार्ट ऑफ डार्कनेस इज बेस्ड ऑन राइटर्स स्टोरी। जो जोसेफ कॉनराड की स्टोरी थी वो किसकी जर्नी पर बेस्ड थी? वो थी, आंसर सी है इसका, कोंगो बेसिन के लिए। नेक्स्ट, D.H. Lawrence was a voice against dash prevalent in the English literature of his time। तो ये कौन से टाइम के लिए प्रिवेलेंट करते थे? वॉइस किसके अगेंस्ट उठाते थे? ये उठाते थे रिप्रेशन के अगेंस्ट। रिप्रेशन क्या होता है? रिप्रेशन होता है किसी चीज़ का जब दबाव होता है साइकोलॉजिकली, तो उसके अगेंस्ट जो वॉइस होती है उसको बोलते हैं। नेक्स्ट, अगेन लॉरेंस से ही है। तो लॉरेंस डैश इज अ रिवोल्यूशनरी नोवेल विच इज एन अटेम्प्ट टू रिवाइव द कल्ट ऑफ एज़ेटी कोड क्वेट्ज़लकोट। तो यहाँ पर इसका आंसर है प्लम्ड सरपेंट। नेक्स्ट, वर्जीनिया वॉल्स टू द लाइट हाउस एक्सप्लोर द अनइक्वल मैरिज ऑफ हर। वो अपने किस अनइक्वल मैरिज के बारे में बात करती है? वो अपने पेरेंट्स की जो अनइक्वल मैरिज थी उसके बारे में बात करती है। अ रूम ऑफ वंस ओन, वुल्फ आर्ग्यूज दैट क्रिएटिव माइंड इज एन। जो वुल्फ ने एक वर्क लिखा था, अ रूम ऑफ वंस ओन, तो उसमें ये कहती हैं कि अगर मैं विलियम शेक्सपियर की बहन होती जूडिथ और मैं भी ऐसे ही लिखती, तो क्या मैं उतनी ही फेमस होती जितनी मैं अब हूँ, जितने कि शेक्सपियर हुए हैं? तो वो कहती है कि जब एक औरत को, जब एक फीमेल राइटर लिखना चाहती है तो उसको सबसे पहले तो स्पेस चाहिए लिखने के लिए, एनवायरनमेंट चाहिए, और दूसरा इकोनॉमिकली उसको जो है उसके लिए सपोर्टिव होना चाहिए, यानी इकोनॉमिक सपोर्ट सिस्टम उसका होना चाहिए। तो किस तरह के क्रिएटिव माइंड की बात कर रहे हैं वो? एंड्रोजिनस। एंड्रोजिनस क्या होता है? जिसमें मेल डोमिनेंट पार्ट जो है हमारे माइंड में होता है। Next, Samuel Beckett waiting for Godot is structured symmetrically in 2 parts and dash image of one another। waiting for जो Godot है उसका जो स्ट्रक्चर है तीनों एक्ट्स में वो सिमेट्रिकली एक जैसा दोनों पार्ट्स में, और वो जो है कौन सी इमेज दिखाता है? वो जो है मिरर की इमेज दिखाता है। फर्स्ट पार्ट में भी वो वेट कर रहे होते हैं और दूसरे पार्ट में भी वो वेट कर रहे होते हैं। विलियम फॉकनर रिसीव इन द 1950 नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर फॉर। देखिए, जब भी नोबेल प्राइज़ दिया जाता है तो वो किसी वर्क के लिए नहीं, बल्कि किसके लिए होता है? वो होता है उनके जो बहुत सारे काम जो है इम्पोर्टेंट जो वर्क्स हैं उनके लिए दिया जाता है। तो ये था उनके कलेक्टेड स्टोरीज के लिए। नेक्स्ट, E.M. फोस्टर वर्कड एज द डैश ऑफ महाराजा ऑफ देवास स्टेट। महाराजा और देवास के सेक्रेटरी के रूप में उन्होंने काम किया है। नेक्स्ट, रुडयार्ड किपलिंग डैश ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म थ्रू हिज स्टोरी सेट इन इंडिया। तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया है? देखिए, इनकी जो है कई तरीके से रुडयार्ड किपलिंग की इनकी क्रिटिसिज्म भी किया जाता है, क्योंकि इन्होंने लोडेड किया है ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म को कि जो अंग्रेज़ों का साम्यवाद था वो भारत के भले के लिए था। इंडियंस तो बर्डन थे ब्रिटिश शासन पर, और उस बोझ को के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, तो उनका मानना ये था, इसीलिए इनको क्रिटिसाइज भी कई बार किया जाता है। द फोरसाइट सागा बाय जॉन गैल्सवर्दी implores the modern man's desire for riches was। जो उन्होंने लिखा है जॉन गैल्सवर्दी ने, फोरसाइट सागा, जनरेशंस की, बहुत सारी जनरेशंस की स्टोरीज को इन्होंने लिखा है, ये सीक्वल है इनका। तो इसका आंसर हो जाएगा इमोरल। इमोरल जो है
इसके लिए लिखा है। नेक्स्ट, जॉर्ज ऑरवेल्स द रोड टू वेगन पायर वाज अ डैश नोवेल। कैसा नोवेल था जॉर्ज ऑरवेल का? जॉर्ज नोवेल की जो मोस्ट ऑफ द नोवेल्स है वो जो है सोशलिस्ट नोवेल भी हैं। इनका जो है एनिमल फार्म देख लीजिए, 1984 देख लीजिए, सभी नोवेल्स इनके कैसे हैं? सोशलिस्ट नेचर के हैं। नेक्स्ट, मुल्क राज आनंद फॉर्म्ड द डैश राइटर्स एसोसिएशन इन ईयर 1935। तो इनका आंसर जो है वो है प्रोग्रेसिव राइटर्स। हालांकि जो HPSC थी उन्होंने इसका आंसर कंटेम्प्रेरी माना है और इसीलिए इस पर ऑब्जेक्शन भी लगा था। इस प्रोग्रेसिव एसोसिएशन जो थे इंडिया में, इसमें बहुत सारे राइटर्स थे जैसे मुल्क राज आनंद, मुंशी प्रेमचंद और भी कई तरह के हिंदी, इंग्लिश और जो कई भाषाओं के राइटर्स थे। द राजा राव एंड सरपेंट एंड द रोप वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर, और ये जो पब्लिश हुआ था ये 1960 में पब्लिश हुआ था। Nizim Ezekiel was awarded the साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर इस कलेक्शन ऑफ पोम लेटर डे शाम के लिए इनको मिला था साहित्य अकेडमी अवार्ड। हु वॉज R.K. नारायण's मेंटर? R.K. नारायण के मेंटर कौन थे, यानी उनके दिशा निर्देशक, उनके गाइड, उनके इंस्ट्रक्टर थे ग्रैहम ग्रीन। Which poem is known for the country without a post office? और ये लिखी थी आगा शाहिद अली ने, जो कि कश्मीरी कनाडियन राइटर थे और उसके बारे में वो लिखा करते थे। Who has written India's popular thrillers about bank and bankers? ये हमारे न्यू राइटर्स हैं और इनका नाम है रवि सुब्रमण्यम। नेक्स्ट, महाश्वेता देवी रोड शार्प सटायर ऑफ डैश इनइक्वालिटी। वो किसके लिए बात करती हैं? जेंडर इनइक्वालिटी के बात करती हैं। हालांकि महाश्वेता देवी रीजनल जो एरिया था, नक्सलिस्ट जो एरिया था, उसके ऊपर भी उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, इसलिए इस क्वेश्चन के ऊपर भी ऑब्जेक्शन लगा था। लेकिन मेनली अगर उनके बारे में बात कही जाए तो वो जेंडर की बात, जेंडर के खिलाफ वो बोलती हैं। The mother of 1084 is less of a political treatise and more of a dash novel. महाश्वेता देवी का ही है ये वर्क, ये जो महाश्वेता देवी का ही वर्क है और इसी नाम से 1084 की माँ एक हिंदी मूवी भी बनी है और उसमें जो है बहुत अच्छी मूवी है, ये आपको ज़रूर देखनी चाहिए। उसी में उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से नक्सलिस्ट के साथ जो होता है उनकी फीलिंग्स को लिखा है। तो ये उन्होंने मेनली साइकोलॉजिकल लिखा, हालांकि वो सोशल था, लेकिन उसके थ्रू वो क्या दिखाती हैं, वहाँ के लोगों की जो साइकोलॉजिकल अवस्था है कि उनका बेटा चला जाता है नक्सलिस्ट तो उसके माँ बाप पर क्या बीतती है। हालांकि सोशल नोवेल था, लेकिन डीपली अगर इसको देखें तो ये क्या था, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट की बात करता है। विच नॉवलिस्ट इज ऑल्सो नोन फॉर हिज नोवेल द सीकर्स, और ये लिखा था करण बजाज ने। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अ फॉर्मल लेटर? अब ये ग्रामर के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। फॉर्मल लेटर का पर्पस क्या है? टू कन्वे ऑफिशियल, इसका आंसर है बी, टू कन्वे ऑफिशियल इंफॉर्मेशन एंड रिक्वेस्ट। लेटर हमने देखा है कितने तरह के होते हैं, फॉर्मल लेटर होते हैं, इनफॉर्मल लेटर होते हैं, बिजनेस लेटर होते हैं, वो भी हमारे फॉर्मल लेटर में ही आ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? इन्फॉर्मेशन देना या फिर रिक्वेस्ट करना किसी काम को करवाने के लिए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फॉर्मल लेटर? फॉर्मल लेटर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं, वो क्या हैं? तो इसका है यूज़ ऑफ फॉर्मल लैंग्वेज एंड जर्गन। देखिए फॉर्मल लैंग्वेज क्या होता है? जब भी फॉर्मल देखिए स्लैंग होता है, गालियाँ देना, कोलोक्स यानी हमारी जो आम बोलचाल की भाषा होती है वो, कॉन्ट्रैक्शन का यूज़ करना यानी स्मॉल फॉर्म यूज़ करना, या फिर यूज़ ऑफ फॉर्मल, इसको हम एलिमिनेशन वे से भी कर सकते थे। तो फॉर्मल लैंग्वेज होती है औपचारिक भाषा, और जर्गन क्या होता है? जर्गन होता है जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होती है या टेक्निकल टर्म्स होती हैं उनका यूज़ करना, दैट इज़ कॉल्ड जर्गन। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द टाइपिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ फॉर्मल लेटर? तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले हम इंट्रो देंगे, उसके बाद उसकी बॉडी होगी, फिर कंक्लूजन होगा और लास्ट में क्या हो जाएगा? सिग्नेचर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ शुड द सैल्यूटेशन ऑफ अ फॉर्मल लेटर बी रिटन? जो सैल्यूटेशन है वो कैसे लिखनी चाहिए? जो सैल्यूटेशन है वो हम जो है जो रेसिपिएंट का टाइटल है और जो उसका लास्ट नेम है
वो लिखेंगे डियर मिस्टर स्मिथ, ठीक है, जिसको हम जानते नहीं हैं, तो बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट, वट इज़ द पर्पज़ ऑफ द इंट्रोडक्शन इन अ फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर में इंट्रोडक्शन का क्या पर्पज़ होता है? इसका पर्पज़ होता है टू स्टेट द मेन पॉइंट्स ऑफ द लेटर। जो लेटर के मेन पॉइंट्स हैं उनको इंट्रोड्यूस कराना, जो फर्स्ट पैराग्राफ में हम करते हैं और बाद में उसकी डिटेलिंग दी जाती है उसकी बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ शुड द बॉडी ऑफ अ फॉर्मल लेटर बी ऑर्गेनाइज्ड। जो बॉडी है उसकी लेटर की वो कैसे ऑर्गेनाइज की जाती है? यूजिंग अ लॉजिकल एंड कोहेरेंट सीक्वेंस ऑफ आइडियाज़। लॉजिक दिया जाता है और सीक्वेंस में ही वर्ड जो आइडियाज़ हैं उनको स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर दिया जाता है। ये नहीं कि अनइम्पोर्टेंट बात को पहले लिखो, इम्पोर्टेंट को बाद में लिखो, एक स्ट्रक्चर वे में जो है किया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द कंक्लूजन इन अ फॉर्मल लेटर। जो कंक्लूजन होता है, देखिए एक एक करके इन्होंने एक लेटर से संबंधित सब कुछ पूछ लिया। हालांकि सिलेबस में तो बहुत कुछ दे रखा था, आर्टिकल्स भी दे रखे थे, डायलॉग भी दे रखा था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ लेटर से ही 7, 8 या 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट है जो कंक्लूजन है फॉर्मल लेटर का, उसका पर्पस क्या है? तो उसका पर्पस है टू समराइज द मेन पॉइंट्स ऑफ द लेटर, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन होती है उसमें भी मेन पॉइंट बताते हैं और जो लास्ट पॉइंट होता है उसमें भी हम मेन आइडियाज़ को समराइज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ शुड द सिग्नेचर ऑफ अ फॉर्मल लेटर बी रिटन। सिग्नेचर कैसे लिखे जाने चाहिए? यूजिंग द राइटर्स फुल नेम एंड द टाइटल। राइटर का जो फुल नेम है वो लिखा जाना चाहिए। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द एनक्लोजर इन अ फॉर्मल लेटर। जो एनक्लोजर होता है फॉर्मल लेटर में, एनक्लोजर क्या होता है? जो उसकी चीज़ें साथ अटैच की जाती हैं, जो चीज़ें अटैच की जाती हैं, जैसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, हमारी डिग्रीज होती हैं, उनको जब अटैच किया जाता है, या फिर मान लो कोई कंप्लेंट कर रहे हैं तो उसका जो बिल होता है वो अटैच करते हैं, तो उसको बोलते हैं एनक्लोजर। तो ये कैसा होता है भाई? इसका मतलब होता है टू प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन और सपोर्टिंग एविडेंस। जैसे अभी मैंने बताया कि जो भी कंप्लेंट कर रहे हैं हम, उसके साथ अटैच करके दिया जाता है कि देखिए मैंने इस डेट को इस रिसिप्ट पे ये खरीदा था। नेक्स्ट, हाउ शुड अ फॉर्मल लेटर बी प्रूफ रीड एंड एडिटेड। जो फॉर्मल लेटर है उसको प्रूफ रीड और एडिट किया जाता है। प्रूफ रीड और एडिट क्या होता है? जो छपने से पहले जो रीडिंग की जाती है उसको प्रूफ रीडिंग बोलते हैं। एडिटिंग क्या होता है? जो भी मिस्टेक्स होती हैं, जैसे कई बार गलत शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, या डिटर्मिनर्स होते हैं हमारे AND, या फिर कोई इसी तरह के जो वर्ड्स होते हैं उनका यूज़ जो है किया जाता है, उसको एडिटिंग बोलते हैं। इन्हीं मिस्टेक्स को इसमें दिया जाता है। तो केयरफुली एंड थोरोली टू इंश्योर एक्यूरेसी एंड क्लियरिटी। तो इसका मतलब यही होता है कि जो एक्यूरेसी है उसका इसमें मेनली ध्यान रखा जाता है। अब ये हमारा पैराग्राफ आ गया और इसके जो है आंसर दे रखे हैं, ये हम सॉल्व नहीं करेंगे। इसके बाद जो है अगेन दूसरा पैराग्राफ आ गया है, अनसीन पैसेज है, और इसके भी आंसर आप देख लीजिएगा। 2 पैराग्राफ दे रखे हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 41, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। इसमें ग्रामेटिकली करेक्ट जो है सेंटेंसेस बताने हैं। आई हैव अ फ्यू बुक्स ऑन द टेबल। मेरे पास कुछ किताबें हैं। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल माइनर सा अ फ्यू यहाँ पर है, यहाँ पर बुक्स ऐसा नहीं लगाया हुआ। तो अ फ्यूक्स का मतलब है कि कुछ हैं, थोड़ी किताबें हैं। सम, अ फ्यू का मतलब होता है सम, तो इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट, और फ्यू हम लिखते हैं काउंटेबल नाउन्स के लिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसमें क्या होता है? सब्जेक्ट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, लेकिन उससे पहले क्या लगाते हैं हम? हैज़ या हैव, और लास्ट में हमारा आ जाता है ऑब्जेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखिए यहाँ पर कौन सा लग रहा है हमें? आई हैव वेंट। आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। देखिए हैज़ हैव के साथ वर्ड की थर्ड फॉर्म आती है गो, वेंट और गोन। तो क्या आना चाहिए था यहाँ पर? गोन। फर्स्ट वाला गलत हो गया। आई एम गोइंग, ये तो है ही नहीं। आई गो टू मार्केट, ये भी नहीं है। तो कौन सा बचा? आई हैव गोन टू द मार्केट। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेन्स अ डिपेंडेंट क्लोज। अब डिपेंडेंट क्लोज क्या होता है? डिपेंडेंट क्लोज को हम सबॉर्डिनेट क्लोज भी कहते हैं। हमने जब क्लोजेस किए थे तो उसमें देखा था, ये हमने कल के पेपर में भी जिक्र किया था, मेवात के पेपर में तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे क्लोजेस से रिलेटेड। क्लोजेस हमारे 3 होते हैं, सिंपल, कंपाउंड और जो क्लोजेस होते हैं वो 3 होते हैं। सबसे पहला होता है प्रिंसिपल क्लोज, दूसरा होता है कोऑर्डिनेट क्लोज और तीसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लोज। सबऑर्डिनेट क्लोज के 3 पार्ट होते हैं। सबऑर्डिनेट को डिपेंडेंट क्लोज भी कहते हैं। इसके हमने पढ़े थे कल, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। 3 इसके क्या होते हैं? टाइप होते हैं। तो जो सबऑर्डिनेट क्लोज है वो किसकी तरह एक्ट करता है? वो एक्ट करता है एडवर्ब की तरह। तो यहाँ पर देखिए, आई वेंट टू द मार्केट, मैं बाजार गई, बिकॉज, क्योंकि, आई नीडेड मिल्क, मुझे दूध की ज़रूरत थी। जैसे हम करते थे ना, एडवर्ब ऑफ रीज़न, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, तो उन्हीं चीज़ों को हमें देखना है और वो अगर मिल जाए तो वो क्या होती है? हमारी डिपेंडेंट क्लोज होती है। आई वेंट टू मार्केट एंड बॉट मिल्क, ये देखिए एंड से और बट से जुड़े हुए हैं। इन शब्दों को देखिए, ये कंजक्शन का काम कर रहे हैं। तो ये हमारा कौन सा हो गया? हमारा ये कोऑर्डिनेट क्लोज हो गया है। आई वेंट टू मार्केट ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, तो बचा कौन सा? ये ए वाला। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज ग्रामेटिकली करेक्ट। तो इसमें ये देखिए, आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, मैं इंग्लिश फ्लुएंटली बोल सकता हूँ, तो ये हमारा आंसर ठीक आएगा। आई कुड नहीं आएगा, आई कैन टू नहीं आएगा, कैन के साथ टू नहीं आता है, कुड के साथ टू नहीं आता है, आई कुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली ये भी नहीं आएगा, तो ये आएगा सी। नेक्स्ट, इसमें जो है हमें पैसिव वॉइस बनाना था। पैसिव वॉइस में क्या होता है? देखिए, द मैन इज़ बिटन बाय द डॉग, मैन इज़ आया है, वर्ब की 3rd फॉर्म आई है और इसके साथ क्या आया है? बाय आया है, तो ये हमारा बी ऑप्शन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच। सेंटेंस नहीं दे रखा है, इसीलिए पेपर में यहाँ पर ऑब्जेक्शन लगा था, क्योंकि देखिए, जॉन टोल्ड मी, जॉन ने मुझे कहा दैट ही वॉज गोइंग टू मार्केट, ये सही है। अब ये वाला नहीं है क्योंकि ये किस में है? ये डायरेक्ट में है और हमसे पूछा था इनडायरेक्ट। नेक्स्ट देखिए, ये सी वाला भी कट गया क्योंकि ये भी क्या है? डायरेक्ट है, तो बचा क्या? बी और डी। अब ध्यान से देखना, जॉन टोल्ड मी दैट ही वॉज गोइंग टू मार्केट, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जॉन सैड दैट ही वॉज गोइंग टू मार्केट, ये भी बिल्कुल सही है। वो क्यों है? क्योंकि ये हर बार जैसे अगर डायरेक्ट होता है तो जॉन सैड लिख के और कोमा इन्वर्टेड शुरू हो जाता है। सैड के साथ जब टू नहीं दिया जाता, जो तो उसका इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो सीधा आएगा जॉन सैड। और अगर सैड टू दिया होता है तो सैड टू किस में चेंज हो जाता है? वो चेंज हो जाता है टोल्ड में। तो इसीलिए इन दोनों पर ऑब्जेक्शन लगा था। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो है 2-2 आंसर मिलेंगे और इसलिए 33 क्वेश्चंस जो है डिलीट कर दिए गए थे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, और इसमें जो है ऑप्शन नंबर 3 है, द प्ले वाज पुट अप बाय द स्टूडेंट, बच्चों के द्वारा प्ले जो है किया गया। तो नेक्स्ट इज, व्हाट डज द ईडियम ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग, यहाँ इसका मतलब टांग तोड़ना नहीं, इसका मतलब होता है टू विश समवन गुड लक, किसी को गुड लक कहना। ठीक है, किसी को गुड लक कहना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। इसमें भी है, द बुक इज ऑन द टेबल, बुक कहाँ पर है भाई? टेबल के ऊपर है। नेक्स्ट, व्हाट डज द फ्रेजल वर्ब पिकअप, पिकअप का मतलब क्या है? अगेन इस पर ऑब्जेक्शन लगा है क्योंकि पिकअप का मतलब होता है टू लिफ्ट अप समथिंग, किसी चीज़ को उठाना। आगे देखेंगे इसी का क्वेश्चन खुद इन्होंने दे रखा और वहाँ पर इसका मतलब है उठाना, लेकिन आंसर की में इन्होंने माना है टू आंसर द फोन। ठीक है, तो पिकअप का मतलब होता है टू लिफ्ट समथिंग अप, और यह उठाना मतलब पिकअप करना होता है किसी को, जैसे एक जगह से ले लेना और दूसरी जगह छोड़ देना, उसको भी हम पिकअप बोलते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज ग्रामेटिकली करेक्ट। तो इसमें है सी, बाय द टाइम आई अराइव्ड दे हैड ऑलरेडी ईटन मोस्ट ऑफ द फूड बट देयर वाज स्टिल अ लिटल। यहाँ पर देखिए वर्ब की कौन सी फॉर्म है? बाय द टाइम आई अराइव्ड, जिस समय मैं पहुँचा। दे हैड ऑलरेडी ईटन,
उन्होंने क्या कर लिया था, पहले ही खाना खा लिया था, बट देयर वॉज स्टिल अ लिटिल, लेकिन फिर भी वहाँ पर कुछ खाना बाकी था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज द करेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। इसमें क्या होता है भाई, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के साथ में विल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो ये देख लिए कहाँ पर है, ये देखिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, विल हैव बीन के साथ सिंस या फोर आता है। नेक्स्ट देखिए ये रहा, बाय नेक्स्ट ईयर आई विल हैव बीन स्टडिंग। अच्छा, कॉन्टिन्यूस भी टेंस है, तो कॉन्टिन्यूस भी है तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING और उसके साथ क्या लग जाता है, सिंस या फोर। मुझे कॉन्टिन्यूस दिखाने, सॉरी भाई। तो इसमें देखिए बाय नेक्स्ट ईयर, तो बाय नेक्स्ट ईयर के बाद क्या लिखा, आई विल हैव बीन, हमारी ये जो कंडीशन है ये पूरी कर रहा है, स्टडिंग है फॉर 5 ईयर्स है, ठीक है, तो ये हमारा रहेगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेन्स अ सबॉर्डिनेट क्लोज। अभी पीछे भी हमने किया था, लेकिन आगे देखिए इसमें कुछ और भी लिखा हुआ, सबॉर्डिनेट क्लोज के साथ में है सब्जंक्टिव मूड के बारे में। सब्जेक्टिव मूड का मतलब क्या होता है, सब्जेक्टिव मूड का मतलब होता है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब किसी की विशेष देनी हो या किसी को सजेशन देना हो तो वहाँ पर ये यूज़ किया जाता है। और हमेशा ये किस में हुआ है, हमेशा ये होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी प्रेजेंट टेंस में, इंडेफिनिट टेंस में इसको किया जाता है। आई सजेस्ट दैट ही टेक अ ब्रेक। इसमें जो है एक खास बात ये है कि इसमें एस या ES नहीं लगता है, इसीलिए जो आंसर है वो वाला क्या रहेगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज ग्रामेटिकली करेक्ट। इसमें फिर से ग्रामेटिकली करेक्ट देखना है। देखिए ये कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस में इफ़ आई हैड स्टडीड हार्डर, हैड आया है तो हैड के साथ क्या आता है, वुड हैव आता है, तो आई है, अगर मैं अच्छे से पढ़ लिया होता तो मैं पास हो जाता। अब ये लास्ट में देखिए, इफ़ आई हैड स्टडीड हार्डर, अगर मैं पढ़ा होता अच्छे से, आई माइट हैव पास्ट, तो हमने ये देखा है कि वुड हैव के साथ माइट हैव, अगर वुड हैव ऑप्शन में नहीं होता है तो हम उसको माइट हैव भी कर लेते हैं। तो अगेन इस क्वेश्चन पर भी ऑब्जेक्शन लगा था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन द पैसिव फॉर्म। पैसिव फॉर्म ढूंढनी है तो देखिए न्यू पॉलिसी हैज़ बीन, हैज़ दिया है तो हैज़ के साथ हैज़ बीन आ जाता है, इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट, ये हो जाएगा। और नेक्स्ट देखिए, द न्यू पॉलिसी इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द मैनेजमेंट, ये दोनों सही हैं, तो इस पर भी ऑब्जेक्शन लगा था। अगर सेंटेंस दे देते तो उसे पैसिव बनाना या इनडायरेक्ट बनाना ज़्यादा इजी हो जाता। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसमें है जॉन सेड, जो फर्स्ट वाला है वो कट गया, सी वाला भी कट गया। अब इसमें देखिए, जॉन सेड दैट ही वुड मीट मी एट द 5 o'clock, जो डी वाला है इसमें देखिए विल है, और जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो विल किस में चेंज हो जाता है, वुड में, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन बी ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज ग्रामेटिकली करेक्ट। यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4, द पैकेज वॉज पिक्ड अप बाय द कुरियर, और ये भी पैसिव फॉर्म में ही है। नेक्स्ट, व्हाट डज द ईडीएम का मतलब बताना है। ईडीएम कौन सी है, ईडीएम है गेट ऑन विथ, यानी गेट ऑन का मतलब होता है टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग, जो कुछ आप काम कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखना आगे तक। नेक्स्ट, बेन जॉनसन, अब यहाँ तक ग्रामर के क्वेश्चन थे, इसके बाद अगेन लिटरेचर शुरू हो जाता है। बेन जॉनसन्स एवरी मैन इन हिज ह्यूमर वॉज एन अटेम्प्ट टू ब्रिंग स्पिरिट एंड द मैनर ऑफ डैश कॉमेडी टू द इंग्लिश स्टेज। तो ये कौन से लिया था इन्होंने, ये लिया था लैटिन से। कहाँ खो गया भाई, जॉन सेड। चलिए पहले ये कर लेते हैं ग्रामेटिकली करेक्ट। व्हाट डज द ईडीएम कट टू द चेस। कट टू द चेस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू गेट टू द पॉइंट। कट टू द चेस
और टू गेट टू द पॉइंट, चेज यानी पीछा करना, जहाँ तक पॉइंट है बिल्कुल वहाँ पर पीछा करना। नेक्स्ट, द होटल इज़ लोकेटेड एट द टॉप ऑफ अ हिल, जो होटल था वो टॉप ऑफ द हिल था। देखिए पॉइंट बता रखा है तो ये कहाँ पर होगा, एट द टॉप ऑफ अ हिल पर होगा। नेक्स्ट, व्हाट डज द फ्रेज गेट ऑन विद, ये होता है, ये किया था अभी, टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग। ये जो था, हाँ ये क्वेश्चन था भाई, और ये इसमें आ जाएगा हमारा लैटिन से था। नेक्स्ट, हु सेज दिस टू होम, दिस अबोव ऑल टू दाइन ऑन सेल्फ बी ट्रू, किसने किसको कहा था, ये ऑब्जेक्शन था भाई, और ये उस पर ऑब्जेक्शन लगा था, और ये कहा था लॉरेंस टू ऑफेलिया ने, नहीं था, ये किसी और ने कहा था। नेक्स्ट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस एंटोनियो सिक्योर्स अ लोन फ्रॉम शाइलॉक फोर, लोन किसके लिया था, किसके लिए लिया था, ये लिया था बसेनियो के लिए, एंटोनियो ने। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फॉरेस्ट इन विच द मिडसमर्स नाइट ड्रीम गेट लॉस्ट, और उसका फॉरेस्ट का नाम पूछा था। पूरे नोवेल में कहीं पर भी फॉरेस्ट का नाम जो है वो नहीं दे रखा था, और इसीलिए इस क्वेश्चन पर भी ऑब्जेक्शन लगा था। नेक्स्ट इज, तो ये क्वेश्चन जो है इस पर भी हमारा ऑब्जेक्शन लग गया था। नेक्स्ट इज, वेयर डज ओथेलो मूव टू आफ्टर द मैरिज टू डेस्टिमोना, शेक्सपियर का एक प्ले था ओथेलो, यहाँ पर जो डेस्टिमोना थी उससे शादी करके ओथेलो कहाँ जाता है, वो साइप्रस जाता है। नेक्स्ट, इन विच प्ले डज शेक्सपियर पोर्ट्रे द कैरेक्टर ऑफ फॉल्स्टॉफ, देखिए फॉल्स्टॉफ का कैरेक्टर जो था क्वीन को इतना पसंद आया था, उन्होंने ये कहा था कि आप और लिखिए इस पर, तो उन्होंने हेनरी IV के पार्ट 1 पार्ट 2 में लिखा है, और इसके बाद उन्होंने मैरी वाइफ्स ऑफ विल्सन में भी ये लिखा, तो इस क्वेश्चन पर भी क्या हुआ था, ऑब्जेक्शन हो गया था। नेक्स्ट, द रियलाइजेशन ऑफ विच प्रोफेसी सीमेंस मैकबेथ्स रिजोल्ट टू मर्डर किंग डंकन, कौन सी ऐसी प्रोफेसी थी जिसको सुनकर उन्होंने राजा जो डंकन थे उनको मारने के लिए मैकबेथ ने जो है प्लानिंग की थी, तो वो था वही, हाँ, द इस प्रमोशन एज थेन ऑफ कॉडर, जो 3 विचेस थी ना, उन्होंने जो भविष्यवाणी की थी उसकी, तो जो पहली थी हिज प्रमोशन एज थेन ऑफ कॉडर, तो उसी के लिए वो उसको मार देता है राजा को। नेक्स्ट, द रोमांटिक पीरियड वाज डिफाइंड बाय द आइडल्स ऑफ, देखिए अगेन इस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन था, क्योंकि ये जो बात करता है ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से अफेक्टेड था। कल की जो हमने क्वेश्चन पेपर देखा था उसमें भी हमने देखा था कि 1779 में जो रिवॉल्यूशन हुई थी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वो क्वेश्चन आया था। लेकिन अब देखिए इसमें भी क्वेश्चन आ गया है, लेकिन उससे रिलेटेड वो क्या आया है कि इसमें आइडल्स की बात की गई है। यहाँ पर इक्वालिटी, लिबर्टी, यूनिटी और फ्रीडम सभी की बात की गई है, तो इस क्वेश्चन पर भी ऑब्जेक्शन था, केवल एक की बात नहीं करता ये। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फॉर्म ऑफ एन आइलैंड इन द मून, ये जो है आइलैंड इन द मून ये एक सटायर है और H.G. वेल्स का एक वर्क है, और ये जो साई-फाई पोएम है और सटायर की बात करता है, सटायर नहीं सॉरी, ये साइंस फिक्शन है H.G. वेल्स का। नेक्स्ट, द प्रील्यूड कॉन्स्टिट्यूट द डिस्कवरी डैश एज अ टॉपिक फॉर आर्ट एंड लिटरेचर, तो ये जो है प्रील्यूड किसके लिए बात करता है, प्रील्यूड को देखिए हम वैसे भी कहते हैं ना कि ये जो विलियम वर्ड्सवर्थ की क्या थी, ऑटोबायोग्राफी थी, तो किसके लिए डिस्कवरी की उन्होंने, सेल्फ के लिए ही डिस्कवरी की है। अगेन ये विलियम वर्ड्सवर्थ का है, बायोग्राफिया लिटरेरिया कंबाइंस डैश एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये जो है बायोग्राफिया लिटरेरिया लिटरेरी क्रिटिसिज्म किसका है, ये फिलोसफी के बारे में बात करता है। नेक्स्ट, द रोमांटिक inherited from Kant and Burke are distinct between two aesthetics category, the beautiful and the sublime. कांट ने और इसने बर्क ने किसके लिए बात की है, सबलाइम यानी हाई थॉट्स के लिए, ग्रैंडियर ऑफ थॉट के लिए बात की है। नेक्स्ट, रॉबर्ट फ्रॉड वाज एबल टू एंडो द रूरल इमेजरी विद लार्ज डैश सिग्निफिकेंस, लार्ज मेटाफिजिकल सिग्निफिकेंस के लिए बात करते हैं। नेक्स्ट, हेमिंगवे रोट इन क्लीन क्लियर
स्टाइल विच फोकस्ड ऑन डैश मोर देन इमोशंस, तो वो एक्शंस के बारे में बात करते हैं अर्नेस्ट हेमिंगे। नेक्स्ट, द रोमांटिक पीरियड वाज अ टाइम व्हेन फीलिंग प्रोसीड, जो हमारे अलेक्जेंडर पोप हुए हैं और जॉनसन हुए हैं, वो रीज़न की बात करते थे। वो रटे रटाए ढर्रे पर, और ये कहते थे कि हमें जो है अपने एंशियंट्स को फॉलो करना चाहिए, लेकिन वो कर नहीं पाए। अगर ये राइटर राइमिंग स्कीम को यूज़ नहीं कर पाता है तो वो बेकार है। तो उन्होंने उस चीज़ का विरोध किया था कि पोइट्री तो वो है जो आपके मन में आए वो लिख दो, आसान भाषा आए तो आसान भाषा में लिख दो, जिससे कि जो कॉमन पीपल है वो भी उसे आसानी से समझ सके। तो उन्होंने उस किसका अपोज किया था? उन्होंने अपोज किया था रीजन का। रोमांटिक एरा वालों ने न्यू क्लासिकल एज जो थी उसका अपोज किया था। नेक्स्ट, द रोमांटिक एरा इन द यूनाइटेड स्टेट्स वाज लार्जली नोन एज, तो इसको किस नाम से जाना जाता है? अमेरिकन रेनेसा के बारे में। ब्रिटेन में ये रोमांटिक एरा था और अमेरिका में था ये अमेरिकन रेनेसा। नेक्स्ट, पी शेले adhere to Rousseauistic belief to being truer to dash than societal approval। किस लिए ट्रू होने की बात करते हैं वो? ह्यूमन नेचर के लिए वो बात करते हैं कि उसमें ट्रू होना चाहिए, ह्यूमन नेचर शुड बी ट्रू। नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ द प्रील्यूड इज़ अ प्रोलॉग टू 3-part एपिक कोल्ड। इसको क्या बोलते हैं? अभी मैंने बताया कि वो अपने लिए जो है सेल्फ के लिए काम कर रहे थे। बहुत सालों तक ये काम उन्होंने लिखा है और 1905 से शुरू हुआ था, 1950 तक इन्होंने लिखा है प्रील्यूड। और रिक्लूस होता है सन्यासी, तो उसका जो 3 part था एपिक का वो कहलाता है रिक्लूस यानी सन्यासी। नेक्स्ट, द ईव ऑफ सेंटिकनेस जो जॉन कीट्स का था वो किस स्टेंजा में लिखा गया है? वो लिखा गया है स्पेंसरियन स्टेंजा में। Next, Keats asserted that new poetry is tribute to dash humanism with roots in nature and myth। किसकी बात करते हैं वो? मॉडर्न की बात करते हैं कि ह्यूमनिज्म की जो नीड्स है, पोइट्री जो है किसको ट्रिब्यूट करनी चाहिए? मॉडर्न ह्यूमनिज्म को, जबकि उसकी जो जड़ें हैं, जो उसकी नेचर है, वो अपने अतीत को पकड़े रखनी चाहिए। नेक्स्ट, एफ स्कॉट स्विट्जरलैंड नोवेल अबाउट हॉलीवुड इज कॉल्ड, तो इसको कहते हैं हम द लास्ट टाइकून। नेक्स्ट, Emily Dickinson created a distinctively dash language for expressing what was possible but not yet realized, तो वो था एलिप्टिकल। एलिप्टिकल क्या होता है? देखो, एमिली डिकिंसन ऐसी पोइट्रेस थी जो कि ना तो उन्होंने अपनी पोइट्री का टाइटल दिया, किसी भी पोइट्री का टाइटल नहीं दिया है। जो उनकी पहली लाइन है यानी ओपनिंग लाइन है पोइट्री की, उसी को बाद के राइटर्स ने क्या दिया है? उनका टाइटल दे दिया है। दूसरा, जब भी वो कुछ लिखती थी तो जैसे वर्ड्स होते हैं उनके बीच में इस तरह के जो डैश होते हैं या जो एलिप्टिकल्स, इस तरह की जो डॉट्स होती हैं, उनका बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी। नेक्स्ट, एमिली डिकिंसन वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द डैश पोइट्स, तो एमिली डिकिंसन किससे ज़्यादा प्रभावित थी भाई? वो मेटाफिजिकल पोइट से ज़्यादा प्रभावित थी। नेक्स्ट, द हाउस ऑफ सेवन गोवेल्स डिपिक्टेड अ स्टोरी एसोसिएटेड विद द इनफेमस डैश विच हंट, तो सलेम विच ट्रायल के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, उसके बारे में ये बात करते हैं। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोएम डू नॉट गो जेंटल इनटू दैट गुड नाइट, तो ये पोएम थी हमारे डायलन थॉमस की। नेक्स्ट, ऑर्थर मिलर थ्रू हिज वर्क प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डैश इन हिज डे, तो किसकी बात करते हैं वो? मैकार्थिज्म की बात करते हैं। और सोशलिज्म की बात नहीं करते, वो कहते हैं कि जो सोसाइटी में जो निचला तबका है या जो उनको भी जीने का हक है, तो मैकार्थिज्म। अहिंसा की बात करते हैं। हु पोर्ट्रेड द रोल ऑफ एटिकस इन 1962 अडेप्टेड टू किल अ मॉकिंग बर्ड, तो इसके में थे भाई, ये किया था ग्रेगरी पेक ने प्ले। नेक्स्ट, वॉल्ट विटमैन कंपेयर्ड लीव्स ऑफ ग्रास टू अ डैश लॉन्ग अंडर कंस्ट्रक्शन, किसकी बात की है उन्होंने? कैथेड्रल की बात की है। किससे कंपेयर किया है? कैथेड्रल से। टेनेसी विलियम्स फेमसली रोट इन द डैश स्टाइल, किस स्टाइल में? सदर्न गोथिक स्टाइल में जो है टेनेसी विलियम्स ने लिखा है। मारपीट करना और साइकोलॉजी के जो कैरेक्टर थे वो साइकोलॉजिकली डिप्रेस होना, उस तरह की टेनेसी विलियम्स लिखते थे। नेक्स्ट, इन द नोवेल कैचेस इन द रे सेलिंगर डिपिक्ट्स द एडोलेसेंट
डैश एंड लॉस ऑफ इनोसेंस। तो एलियनेशन की बात करते हैं, अकेलेपन की बात करते हैं। अरुंधति रॉय's द आर्किटेक्चर ऑफ मॉडर्न एम्पायर इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरव्यूज का कलेक्शन है ये इनका। इन द नोवेल गोल्डन हाउस सलमान रश्दी डिस्कस द डैश एक्सपीरियंस। ये जो है इस क्वेश्चन पर भी ऑब्जेक्शन लगा था, क्योंकि गोल्डन हाउस जो है, जो एमिग्रेंट्स थे इंग्लैंड में रह रहे थे उनकी बात करते हैं, तो कैपिटलिस्ट की और इमिग्रेंट्स की, इन दोनों की ही बात करते हैं, और इसीलिए इस क्वेश्चन पर भी ऑब्जेक्शन लगा था। नेक्स्ट, सलमान रश्दी's memoir नाइफ मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर was published in the year। जब उन पर अटैक हुआ था सलमान रश्दी ने सैटनिक वर्सेस एक वर्क लिखा था जिसके लिए उन फतवा जारी हो गया था, और उन पर 2020 में उन पर अटैक हुआ था, और उसके बाद उन्होंने ये जो वर्क लिखा था ये 2024 में लिखा था। नेक्स्ट, अमिताभ घोष जंगलनामा इज़ अ रीटेलिंग ऑफ अ लीजेंड फ्रॉम द डैश रीजन, और ये लिखी थी सुंदरबन रीजन से। घोष बंगाली होते हैं और जंगलनामा बंगाल में क्या है, सुंदरबन है, ऐसे आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट, किरण देसाई's यूनिक स्टाइल ऑफ राइटिंग एक्सप्लॉइट्स आर मॉडर्न मनिया फॉर डैश। तो इन्होंने लिस्ट के लिए, ठीक है, लिस्ट के लिए यूनिक स्टाइल है, लिस्ट बड़ी बनाती हैं अपने वर्क्स में। थ्रू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फेबियन सोसाइटी जीबी शो अटेम्प्टेड टू ट्रांसफॉर्म ब्रिटिश सोसाइटी थ्रू। तो किसके द्वारा करती हैं ये, परमिशन के द्वारा जो है ये करती हैं। नेक्स्ट, शोज आर्म्स एंड द मैन मोक्स द रोमांटिक डैश ऑफ बोथ वार एंड लव। तो ये है भाई फॉल्सिफिकेशन। नेक्स्ट, the theme of the hopelessness and confusion in the wasteland was concretized by the constant and shifts, और वो थे भाई rhetoric। Next, Murder in the Cathedral is a modern miracle play है, इसमें जादू की बात की गई है, चमत्कारों की बात की गई है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज जेम्स जॉयसी's डैश इज कंस्ट्रक्टेड एज अ मॉडर्न पैरेलल टू होमस ओडिसे एंड दैट इज यूलिसिस। तो ये था हमारा 2024 का पेपर, ठीक है। अब हम एक और पेपर करेंगे जो कि इसी का सब्जेक्टिव पेपर था 2023 का, और उसमें जो ग्रामर के क्वेश्चंस हुए हैं ना, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि उसमें जो ग्रामर है वो कैसी आई है। तो आज